Hello everyone, welcome back to today's session on teaching aptitude practice questions. These questions have been formed from a blend of previous year question as well as multiple choice question based on the recent pattern which is asked in the UGC NET exam. So let's get started with the first question. चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन आपका है अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव साउंड नॉलेज इन राइट ऑर्डर। तो आपको सीक्वेंस बतानी है जिस सीक्वेंस में कॉम्पिटेंट टीचर को उसके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड रिसर्च। ऑप्शन बी थ्योरी, रिसर्च, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन सी कॉन्सेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। या ऑप्शन डी रिसर्च, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। So right answer here will be option number C, concept, theory, practice and research. So देखिए, for a competent teacher, he must have conceptual knowledge based on which he will draw some theories which he brings into practice and further उस पर research करेंगे to develop a new concept. So in this way ये process आपकी चलेगी. So the right answer is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज स्वयं स्टैंड्स फॉर। तो आपको स्वयं की फुल फॉर्म बतानी है कि स्वयं का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन बी स्टडी वर्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन सी स्कोप वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन डी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग मॉड्यूल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्टूडेंट्स, जो स्वयं है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी यूजीसी नेट एग्जाम का। इसको सेपरेटली पॉइंट आउट किया गया है आपके सिलेबस में भी, तो इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना होगा। अदर देन इट्स फुल फॉर्म, ये कब ओरिजिनेट हुई थी, इससे क्या मॉड्यूल्स हैं, 4 पिलर्स क्या हैं स्वयं के, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू अबाउट मॉडर्न इवेल्युएशन सिस्टम इन टीचिंग। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मॉडर्न इवेल्युएशन के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रेडिशनल इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। ऑप्शन ए एंकरेजेस रोट लर्निंग। ऑप्शन बी कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम। ऑप्शन सी प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवेल्युएशन। ऑप्शन डी समेटिव इवेल्युएशन सिस्टम। राइट आंसर इज कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन सिस्टम। देखिए, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या मॉडर्न इवेल्युएशन पैटर्न जो होता है इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का, वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करता है, CCE। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार होता रहता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक एंगल से आपके 360 डिग्री आप कह सकते हैं इवेल्युएशन करता है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में इवेल्युएशन करता है। तो इसमें की पॉइंट्स आपके आ जाते हैं, जैसे रेगुलर और पीरियोडिक असेसमेंट होता है आपका, फॉर्मल असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मिलता है स्टूडेंट को, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है और आपके सारे क्राइटेरिया और एरियाज को कवर किया जाता है। रोट लर्निंग को तो डिस्करेज करते हैं, रोट लर्निंग तो ट्रेडिशनल फॉर्म है, यहाँ पे रोट लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है। कंसेप्चुअल बिल्डिंग एंड मोर लाइक कंसेप्चुअल क्लियरिटी, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन रोट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ टीचर। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंचुअलिटी, बी कंटेंट मास्टरी, सी कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस एंड डी सोशलेबिलिटी। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में आते हैं जिसमें आपको लगता है कि ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शंस का कोई ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सही लग रहे होंगे और वो गलत भी नहीं है, कुछ हद तक सारे ही ऑप्शन सही हैं। बट आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी सही हो सकते हैं, इसमें से एक ही ठीक है। तो ये क्वेश्चन राइट है, इसमें कोई गलत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं जस्ट टू ट्रिक विद योर माइंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। देखिए, एक टीचर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज आप उनका होना जरूरी है, जो आपकी कंटेंट की मास्टरी बताएगा। रादर देन दैट एंड द अदर थिंग इज कि उसको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, ताकि वो अपनी जो नॉलेज है वो पास ऑन कर सके टू द स्टूडेंट, वो सब डिसमिनेट कर सके, स्टूडेंट्स भी उस चीज़ों को समझ सकें अच्छे से। तो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो आप आगे स्प्रेड नहीं कर पाओगे।
और इसीलिए कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी बन जाती है टीचर्स की। आई एग्री दैट बाकी भी ये जो पंक्चुअलिटी है, सोशल एबिलिटी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनती है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कंटेंट मास्टरी एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which program allows student to gain academic credit through assessment and documentation of experience? Option A, the choice based credit system, CBCS. Option B, choice based board system. Option C, student assessment program. And option D, the ascertain based credit system. Here the right answer will be option A, CBCS system. तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है जो आपको अलाउ करता है स्टूडेंट्स को टू गेन एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो ये आपका एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है जो आपके ओवरऑल जो आप अचीवमेंट करते हैं, जो आप अपनी स्टडीज करते हैं उसके क्रेडिट आपको मिल जाते हैं। तो दिस इज दैट सिस्टम। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके टीचिंग के लेवल कौन से हैं, कौन सा है या कौन से हो सकते हैं इनमें से। ए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, बी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, या सी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो है अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड मेमोरी, ये आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग है। इनमें सबसे बेसिक होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो आपको हर्बर्ट ने दिया था। देन देयर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो आपको मॉरिसन ने दिया था। एंड फाइनली रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो आपको हंट ने दिया था। सबसे लोएस्ट होता है मेमोरी लेवल जो आपके रोट लर्निंग पे फोकस करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कंसेप्ट पे फोकस करता है, व्हेयरएज रिफ्लेक्टिव लेवल हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस करता है। ओके, लेवल ऑफ टीचिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिससे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। आइदर ये कंसेप्ट डायरेक्टली पूछ लेते हैं कौन से लेवल ऑफ टीचिंग है, अदर देन दैट ये कंसेप्ट किसने दिए, मैंने जैसे अभी आपको बता दिया। इन कंसेप्ट को आपस में मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, जिसमें एक तरफ ये कंसेप्ट और इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है, मेन कंसेप्ट है इनके पीछे, वो पूछा जा सकता है दूसरे हैंड पे, एंड आपको उनको मैच द फॉलोइंग करना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लेंडेड लर्निंग मीन्स। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? ऑप्शन ए, ऑफलाइन लर्निंग मेथड। ऑप्शन बी, फेस टू फेस क्लासरूम लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन मेथड। ऑप्शन सी, डिस्टेंस लर्निंग थ्रू स्टडी मटेरियल, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, फेस टू फेस क्लासरूम लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन मेथड। ब्लेंडिंग लर्निंग क्या होती है? ब्लेंडिंग लर्निंग इज जस्ट क्लासरूम लर्निंग प्लस ऑनलाइन लर्निंग। मतलब ये इट्स अ ब्लेंड मिक्सचर ऑफ बोथ फिजिकल क्लासरूम में बैठ के पढ़ना प्लस आपका ऑनलाइन पढ़ना, दोनों का ब्लेंड जो होता है, जो मिक्सचर होता है, जिसमें आप दोनों मोड्स यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग लर्निंग। तो इससे आप क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको क्लासरूम टीचिंग भी मिलती है प्लस ऑनलाइन टीचिंग भी मिलती है, जिससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है स्टूडेंट को। और जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है फिजिकल क्लासरूम तक पहुंचने की, किसी कारणवश वो रूरल एरिया या बैकवर्ड एरिया से, तो वो भी अपना एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट लोकेशन पे हैं अगर, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं इसे। और इस तरह से ज़्यादा लर्नर एंगेजमेंट भी बढ़ता है, आपके पास ज़्यादा ऑडियंस होती है टीचर्स के पास, मतलब ऑडियंस का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स, जो अ, जो आप अपना मतलब अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर चुके हैं वो भी आगे ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू ब्लेंडेड मोड ऑफ ब्लेंडिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी अ सक्सेसफुल टीचर which would you prefer? Which would be preferred? Option A, ability to make student learn. Option B, interaction with the student. Option C, establish strict discipline in the class. Or option D, punish the student at a time. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न। तो टीचिंग का जो मेन गोल होता है, टीचर का जो गोल होता है, वो है अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको एबल करना कि वो दे आर एबल टू लर्न समथिंग न्यू, उनकी नॉलेज को एनहांस करना और उनको एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज देना। तो जो प्राइमरी गोल कह सकते हैं आप टीचर को, तो अगर वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं तो फिर वो एक सक्सेसफुल टीचर हो जाएंगे।
तो यही यही तो पूछा गया था कि सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए आप इनसे क्या प्रेफर करेंगे, सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑप्शन ए होगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को लर्न करा सके अबाउट न्यू थिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस through that they can enhance through the which the students can enhance their knowledge. Next question is which is not an online learning method in teaching। तो इसमें से कौन सा ऑनलाइन लर्निंग नहीं है। तो ऑप्शन ए स्वयं प्रभा, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन सी स्वयं एंड ऑप्शन डी मूव्स। तो ये तो बहुत इजी है, आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, ऑड वन आउट इसमें से आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक ऑनलाइन मेथड नहीं, एक ऑफलाइन मेथड है जिसमें आप एक पर्टिकुलर सेटिंग में किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, जैसे कि आपके साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे, तो वो सारे आपके डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हो जाते हैं। या फिर आपको कोई आर्ट आर्ट का कोई काम है, जैसे कि स्कल्पचरिंग हो गई या फिर क्राफ्टिंग हो गई, तो उसमें वो एक पीस ऑफ जो टीचर होते हैं वो एक पीस ऑफ आर्ट बना के या फिर स्कल्पचर करके या फिर क्राफ्ट करके दिखाते हैं, एंड देन स्टूडेंट्स उसको देख के सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो ये तो फिजिकल सेटिंग में ही होगा, रादर देन बाकी जो ऑप्शन है आपके स्वयं प्रभा, स्वयं और मूव, ये तीनों ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग मीन्स। ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है। ऑप्शन ए regarded as a way of life interrelated with the perception of individuals, option b planning activities are the responsibility of the students, option c teaching requires varied teaching method adapted to audience, option d teacher makes all the decision about the organization and group activity। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोक्रेटिक टीचिंग इज टीचर मेक ऑल द डिसीजन। तो बेसिकली ऑटोक्रेटिक टीचिंग क्या होती है, एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें टीचर जो है वो हेड होता है एंड जो स्टूडेंट होते हैं दे आर मोर लाइक फॉलोअर्स, एंड जो सारे मेजर डिसीजन, इनफैक्ट सारे ही डिसीजन जो होते हैं वो टीचर्स खुद लेते हैं। डिसीजन कैसे हो सकते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग सिलेबस क्या रहेगा, पढ़ा कंटेंट क्या होगा, किस वे में उन्हें पढ़ाना है, मतलब मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा आपका, ऑनलाइन टीचिंग रहेगी, ऑफलाइन रहेगी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, ग्राफिक्स के थ्रू पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और उसके बाद फीडबैक कैसे लेना है, उनका इवेल्युएशन कैसे करना है स्टूडेंट को। तो जितने भी मेजर डिसीजन है वो सब टीचर्स के हैंड में होते हैं, इसीलिए इसे ऑटोक्रेटिक टीचिंग कहते हैं, और यहाँ पे सारी पावर टीचर्स के हैंड में होती है। तो ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग टीचर सेंटर्ड है, कमांड ओरिएंटेड है, टीचर के पास सारी डिसीजन मेकिंग होती है, स्टूडेंट के पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है, इसीलिए जो क्रिएटिविटी है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी स्टूडेंट की यहाँ पे लो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्शन ऑफ लर्निंग मीन्स। कंसेप्शन ऑफ लर्निंग क्या है, ए एंडिंग ऑफ लर्निंग, बी बिगिनिंग ऑफ लर्निंग, सी बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ द अबव। तो कंसेप्शन ऑफ टीचिंग इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग, कंसेप्शन ऑफ लर्निंग सॉरी इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। तो आप लर्निंग की जो शुरुआत होती है उसे कंसेप्शन या फिर इंसेप्शन ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इज द फॉर्मेशन और इनिशिएशन ऑफ एन आइडिया। लर्निंग बिगिंस विद क्यूरियोसिटी, आपको कुछ क्यूरियोसिटी होती है, कुछ जिज्ञासा होती है कुछ सीखने की, एंड देन वहाँ से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। अब आप खुद के एक्सपीरियंस से भी लर्न कर सकते हैं विच इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल, अदरवाइज आपकी टीचर या फिर कोई पर्सन जो आपको टीच गाइडेंस कर दे सकता है, वो आप थ्रू देम यू कैन लर्न। नेक्स्ट, अरे ये तो फिर सेम क्वेश्चन आ गया, लगता है बहुत बार पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अब तक आपको याद हो गई होगी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स, that stands for SWAM. S for study, W for webs, A for active, Y for young, A for aspiring, and M for minds. Next question is teacher performs practically and explains in। किस मेथड में, यहाँ पे आपको कुछ मेथड दिए हैं, अब आपको बताना है कि किस मेथड में वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है एंड उसे एक्सप्लेन करता है। ए लेक्चर मेथड, बी डिस्कवरी मेथड, सी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या डी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अभी हमने बात की थी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर पहले डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रैक्टिकली दिखाता है करके, एंड देन स्टूडेंट उसे लर्न करते हैं, एंड देन दे विल रेप्लिकेट इट। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टीचर एक टास्क को परफॉर्म करके दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्कल्पचरिंग है या क्राफ्टिंग है तो वो पीस ऑफ आर्ट बना के दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने बनाया, एंड देन स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो साइंस में लैब
स्पोर्ट्स में, कंप्यूटिंग में, आर्किटेक्चर, स्कल्पचरिंग, आर्ट्स, इन सब में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये आपको एग्जांपल दे दिए साइंस साइंस एक्सपेरिमेंट्स या फिर आर्ट क्राफ्ट, इन सब में कौन सा मेथड सबसे बेस्ट सूट करेगा, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो वहाँ भी आपका आंसर रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि ये सबसे बेस्ट सूटेड रहेगा ऐसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आपका अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड है तो। Pedagogy is concerned with, next question is, pedagogy is concerned with A, aims, B, content, C, teaching method, and D, evaluation. Pedagogy is concerned with teaching methods. Pedagogy is what? Pedagogy is the science of and art of teaching. कैसे आपको पढ़ाना है. Basically, pedagogy होती है teaching style होती है for the students who are in their initial stages of teaching. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपको सीखना होता है पेडागोजी में. जिस भी वर्ड्स के पीछे लॉजी आता है वो बेसिकली एक फील्ड ऑफ साइंस होती है, जैसे बायोलॉजी, सोशोलॉजी एंड ऑल, साइकोलॉजी, ये सब. ठीक है. तो पेडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट रेमेडी of the students problem related with learning is A, suggestion for hard work, B, supervised study in library, C, suggestion for private tuition, D, diagnostic teaching. तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जैसे आपको मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट या सेमी डायरेक्ट मिलेंगे. आपको कभी कभी बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं कि क्या पूछ रहा है या क्या कहना चाह रहा है, बट आपको उसको थोड़ा सा डीपली समझना होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी या सोल्यूशन क्या रहेगा. और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. तो अगर कोई स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले आपको डायग्नोस करना होगा, टीचर को डायग्नोस करना होगा. डायग्नोस इज व्हाट, कि उसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है. तो दैट हेंस द आंसर वुड बी डायग्नोस्टिक टीचिंग. स्टेप्स देख लीजिए. सबसे पहला स्टेप है डायग्नोस द प्रॉब्लम. टीचर डायग्नोस करेगा प्रॉब्लम को. अब जब डायग्नोस करेगा तो उसको रूट कॉज पता चलेगा कि क्या मेन रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑकर हो रही है. उसके बाद वो उसका प्रोवाइड करेगा रेमेडियल इंस्ट्रक्शन या फिर उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा. एंड देन फाइनली इवेल्युएट करेगा कि इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करा है उससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं. तो डायग्नोस्टिक टीचिंग का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसे करेक्ट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग. तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको सिलेक्ट करना है इनको कि वो कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं. देखिए, आपको हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना होगा. हो सकता है यहाँ पे कुछ फैक्टर ऐसे हों जो टीचिंग पे इफेक्ट कर रहे हो, बट उनकी इफेक्टिवनेस को क्या बढ़ा सकता है. ऑप्शन है आपके पास टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू प्लीज स्टूडेंट, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट एंड क्लासरूम एंगेजमेंट. और इसी के हिसाब से आपको नीचे कोड्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा कोड सुटेबल है. अब यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए हैं और आपके पास 3 कोड्स हैं एट मैक्स एक सेट में. जैसे फॉर एग्जांपल बी में आपके पास 3, 4, 6 है, तो यहाँ पे मतलब 3 ही इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं. 3 यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने होंगे. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3 एंड 6. तो देखिए, सबसे पहले है टीचर सब्जेक्ट नॉलेज. तो सब्जेक्ट नॉलेज तो आपके डायरेक्टली इफेक्ट करेगी टीचिंग को. टीचर की कंटेंट और सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है. अगर अच्छी नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, तो वो ज़्यादा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है. अगर उसके पास नॉलेज लिमिटेड है तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता. तो ये चीज़ें डायरेक्ट इफेक्टिवनेस को जज करेगी टीचर की. देन थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल. हमने स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन देखा था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स के लिए उनके सब्जेक्ट नॉलेज और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल. सब्जेक्ट नॉलेज जो उनके पास नॉलेज है, कंटेंट है, और कम्युनिकेशन कि कैसे वो उसको नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. तो थर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा. और देन लास्ट 6 जो क्लासरूम का मैनेजमेंट. क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली जब वो पढ़ा रहे तो फिर उन्हें डिसिप्लिन और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होता है ताकि बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें क्लास को, और बच्चों में इंगेजमेंट भी बने कि वो अपनी उत्सुकता से पढ़ना चाहें. उन्हें इंगेज करें आप कि वो खुद से ही क्यूरियस हो उस टॉपिक को लेके वो पढ़ना चाहें.
तो ये तीन जो है वो आपकी इफेक्टिवनेस को शो करेंगे, टीचर कितना इफेक्टिव है इन तीन पैरामीटर से पता चल सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हो सकता है टीचर्स के फैक्टर्स हो। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टीचर की इफेक्टिवनेस के लिए। जरूरी नहीं है टीचर अच्छे बैकग्राउंड से होगा तभी वो अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकता है। अगर वो छोटे बैकग्राउंड से किसी अन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होगा तो वो नहीं पढ़ा सकता है। ऐसी एबिलिटी ऑफ टू प्लीज स्टूडेंट की जरूरी नहीं है। उससे टीचर का मेन गोल स्टूडेंट को प्लीज करना नहीं है। टीचर का मेन गोल है स्टूडेंट को एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न। हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि टीचर्स मेन गोल इज टू एबिलिटी टू make student learn about new facts and experiences. Then there is personal contact with the student. तो पर्सनल कांटेक्ट कुछ हद तक रेलिवेंट होता है बट इससे इफेक्टिवनेस टीचर की नहीं शो होती है। इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स। अदर ये जो ऑप्शन 4 और 5 है, बट जो ऑप्शन 1, 3 एंड 6 है ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है। इनसे आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि टीचर कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। डायनेमिक अप्रोच का क्या मतलब होता है टीचिंग के कंटेक्स्ट में? ए, टीचर शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। ऑप्शन बी, टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक। ऑप्शन सी, टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक। ऑप्शन डी, स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। तो देखिए डायनामिक टीचिंग होती है वेयर स्टूडेंट लर्न थ्रू एक्टिविटीज, मतलब वो स्टैटिक ना हो। जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, बोर्डम ना आ जाए उसमें कि एक ही जैसा लेक्चर मेथड से आप पढ़ाए जा रहे हैं। उसमें कुछ यूनिकनेस आए, कुछ बच्चे एक्टिविटीज़ करें, थोड़ा सा चेंज हो विद द चेंज इन टाइम प्लेस। तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो आपकी होती है वो मोस्टली डायनामिक होती है। डायनामिक एक्टिविटी एम्फसाइज करती है लर्निंग बाय डूइंग पे, आप मतलब करके उस चीज़ को सीखें। इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हाई रहता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस या फिर एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहती है कि आप कुछ एक्टिविटी करके सीखते हैं। इसे सपोर्ट करते हैं डीवी, पियाजे एंड ब्रूनर। तो ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके जो एजुकेशनिस्ट हैं, ये इस थ्योरी को डायनेमिक टीचिंग को प्रोत्साहन देते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप एक्टिविटी बेस्ड है, एनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो आपको इन पॉइंट से याद रखना है कि these points are refers to dynamic approach to teaching. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। और एक साइड आपको दिया है फॉर्मेटिव, सबमेटिव, सीसी, नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया, एंड दूसरी साइड आपको दिया है कॉग्निटिव प्लस को कॉग्निटिव रेगुलरिटी, टेस्ट बेस्ड ऑन ग्रुप्स एंड यार्डस्टिक्स, ग्रेडिंग फाइनल आउटकम्स एंड क्विजेस एंड डिस्कशन सेट। तो आपको ए बी सी डी को 1 2 3 4 से आपको मैच करना है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, बट आप आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको ए बी सी को 1 2 3 4 से आपको मैच करना है। तो यहाँ करेक्ट मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में। देखिए फॉर्मेटिव क्या होता है, आप जो आपके बीच में एग्जाम्स होते हैं, आपके सेशन के पूरे बीच में ही जो हो जाते हैं, तो ये जो होते हैं कुछ हद तक इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। इसमें क्विजेस, डिस्कशन, टेस्ट भी हो सकते हैं। कोई टीचर आगे क्लासरूम डिस्कशन कर सकते हैं, कोई क्विज दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। सबमिटिव जो होता है वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है जो एट द एंड ऑफ द कोर्स और सेमेस्टर ईयर होता है। तो उसमें आपको ग्रेड मिलते हैं, आपको फाइनल आउटकम मिलता है आफ्टर लर्निंग। सीसीई जो है वो हमने अभी उसकी फुल फॉर्म देखी थी। सीसीई इवेलुएट करता है कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को। एंड नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया आपके टेस्ट होते हैं बेस्ड ऑन ग्रुप एंड यार्डस्टिक, मतलब बेसिकली वो क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे आपको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेंसरी मोटर स्टेज इज रिलेटेड टू। तो सेंसरी मोटर स्टेज किससे रिलेटेड है आपको बताना है। ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, सी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ, या डी, नन ऑफ द अबव। तो जो सेंसरी मोटर है, सेंसरी मोटर आपकी जुड़ी है आर्टिफिशियल मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन से। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है? 0 to 2 ईयर्स की होती है, जब चिल्ड्रन 0 to 2 ईयर्स के बीच में होते हैं और वो अपने सेंसेस एंड मोटर स्किल्स को यूज करते हैं। सेंसेस मतलब जैसे देखना,
स्मेल, टेस्ट, साउंड, सुनना एंड देखने से। और मोटर स्किल्स हो जाते हैं जैसे अपने जो फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं उनके। ठीक है, तो जो सेंसरी मोटर स्किल्स है वो रिलेटेड टू आर्टिफिशियल मेमोरी, मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो आपको बस छोटे होते हैं, उनकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज इन Vygotsky theory, which aspect of development gets neglected? A. Social, B. Cultural, C. Biological, D. Linguistic. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल। तो जो Vygotsky की थ्योरी है उसमें सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स को तो कवर किया गया है, बट उसमें बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन होता है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ठीक है, इनका की कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेसिकली कुछ एक इट्स अ मोर लाइक, मैं आपको दिखाता हूँ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। आपका एक इनर सर्कल होता है, देन देयर इज सम आउटर सर्कल, सॉरी ये तो स्क्वायर बन रहा है बट ठीक है आप समझ जाएंगे। देयर आर सम थिंग्स जो आप एक स्टूडेंट खुद से कर सकता है, तो वो आपका लेवल 1 हो जाएगा, ये आपका लेवल 1 हो गया। ठीक है, देन देयर इज सम थिंग्स जो स्टूडेंट किसी की हेल्प से कर सकता है बेसिकली। ठीक है, और एक लेवल ऐसा होगा जो स्टूडेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके 3 लेवल ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो आप किस लेवल पे हैं उसको देख के, अगर आपको लग रहा है कि वो खुद से कर सकता है या उसको किसी की हेल्प चाहिए तो वो लेवल 2 पे है, देन वो अगर नहीं कर सकता है हेल्प से भी, देन दिस लेवल 3। तो ऐसे इन्होंने अपना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया था। तो बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है स्टूडेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 21, cognitive development is supported by option A conducting relevant tests frequently, option B presenting activity reinforcing traditional methods, option C providing a rich and varied environment, and option D focusing on individual activities over collaboration. कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? माइंड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आई होप आपने एकदम सही आंसर दिया, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेराइड एनवायरनमेंट। So cognitive development क्या होता है? Cognitive growth occurs when the learner interacts with diverse and meaningful experiences. जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा अपना का माइंड जो है वो शार्प होता है, ऐसा हम वैसे भी कहते हैं। ठीक है, Piaget स्टेट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। तो जितना वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी नॉलेज की कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो एक रिच एंड वेराइड एनवायरनमेंट मतलब रिच भी हो, जो एनवायरनमेंट आपका है वो बहुत ज़्यादा रिच हो और साथ में डाइवर्स भी हो, ताकि उनकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। अब बाकी ऑप्शंस देखें तो कंडक्टिंग अ रेलिवेंट टेस्ट फ्रीक्वेंटली, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज टू रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड्स की बात हो रही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ट्रेडिशनल मेथड्स को फोकस नहीं करेगा, एंड जो वो तो रोड लर्निंग पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज ओवर कोलैबोरेशन, आप इंडिविजुअल नहीं, कॉग्निटिव लर्निंग तो और कोलैबोरेशन की बात करती है कि ज़्यादा मिल के काम जब बच्चे पढ़ेंगे, आपस में एक दूसरे से सीखेंगे तो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छी होगी। तभी तो डाइवर्सिटी की बात की गई है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले प्लीज डू लाइक एंड शेयर, एंड आपका कोई भी डाउट हो देन यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे जीपीटी हो गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या कोई भी टॉपिक है जो आपको क्विकली रिवाइज करना है या आपको नहीं पता है, आप उस पर उसको समझना चाहते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम उस पर एक शॉर्ट वीडियोस, आपके शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना देंगे so that you can understand the concept. Okay, so now let's move on with the question number 22. Diagnostic evaluation ascertains. तो diagnostic evaluation क्या होता है? हमने पहले भी थोड़ा सा भी देखा था diagnostic evaluation के बारे में थोड़ा सा, तो let's see, आप आई होप इसमें तो सभी आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए इज students performance at the beginning of instruction, B learning process and failures during instruction, C degree of achievement of instruction at the end, D cause and remedies of persistent learning problem during instructions.
तो बिल्कुल आई होप सबने सही आंसर दिया होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज रिलेटेड विद द कॉज एंड रेमेडीज। कॉज मतलब क्या प्रॉब्लम है और उसको क्या सोल्यूशन उसकी कर सकते हैं, तो यही है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक टीचिंग कह लीजिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कह लीजिए, पर कंटेक्ट सेम ही रहेगा कि डायग्नोस्टिक मतलब जैसे डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करता है ना, पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उनके पास जाते हो तो वो एक टेस्ट कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे वो आपको दवाइयाँ देते हैं। तो दैट्स हाउ डायग्नोस्टिक टीचिंग ऑल्सो वर्क्स, कि पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम को या कॉज को फाइंड किया जाता है एंड देन बेस्ड ऑन दैट उसको सॉल्व करने के लिए टीचर एफर्ट करते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या रेमेडीज उसको मतलब इंगेज मतलब क्या रेमेडीज उसके लिए हो सकती हैं। ठीक है, ओके, तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा एक टेबल है जिसमें आपके मेन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने आज थ्रू आउट लेक्चर जो भी हमने पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा उसमें जो सबसे की टर्म्स निकल गए हैं उसको मैंने यहाँ पर एक ब्रीफ में एक तरह से क्लब कर दिया है। जैसे स्वयं स्वयं की फुल फॉर्म के क्वेश्चन था तो हमने स्वयं की फुल फॉर्म बता दिया आपको। इसके अलावा CBCS क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो यहाँ पे आपको एक क्विक चार्ट मिल जाएगा थ्रू व्हाट वी हैव लर्न टुडे थ्रू अवर MCQs एंड PYQs। टीचिंग के लेवल 3 होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। Vygotsky ने CPT का कंसेप्ट दिया था, दोनों प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कॉज एंड रेमेडी पे बेस्ड है। ठीक है, so thank you so much students for watching this video. Also do like, share and subscribe to our channel. And आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, we will respond it as quick as possible, as well as अगर आपको कोई टॉपिक शॉर्ट वीडियो में जानना हो तो we'll make shorts of that also. Please let us know which topic you want us to cover. और इसके अलावा ये सीरीज तो चलती रहेगी। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड किया एंड फर्दर वी विल प्रोसीड विद द रिसर्च एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके PYQs और MCQs का ब्लेंड होता है जो रिसेंट पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।